हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है डीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग बात कर रहे थे भारतीय संविधान के बारे में। तो भारतीय संविधान का जो परिचय था, परिभाषा था, वो हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हमारा संविधान जो है उसका निर्माण होता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अंग्रेजी शासन की पृष्ठभूमि के बारे में, किस तरह से भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई है। समझने के लिए आप लोगों को दो युद्धों के बारे में आपको बताया था, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो था, युद्ध जीतते ही भारत में लॉर्ड क्लाइव ने अंग्रेजी शासन की स्थापना कर दी। लॉर्ड क्लाइव ने जब प्लासी का युद्ध जीता 1757 में, 23 जून 1757 को, तभी अंग्रेजी शासन की स्थापना हो गई। इसीलिए अंग्रेजी शासन के जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं। फिर हमने देखा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध को जीता किसने, तो हेक्टर मुनरो ने जीता। और इस युद्ध में तीनों की संयुक्त सेना जो थी, मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और दिल्ली शाह आलम सेकंड, तीनों की संयुक्त सेना पराजित हुई थी। और अंग्रेजों ने इसके बाद इलाहाबाद की संधि की। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़े हैं, पिछले वीडियो में उसको देख सकते हैं आप। तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने पूरे बंगाल में क्या किया, द्वैध शासन लागू कर दी। द्वैध शासन लागू कर दी। बंगाल में दीवानी या राजस्व की जो जिम्मेदारी थी, वसूल करने का अधिकार अपने पास रख लिया और न्याय व्यवस्था किसके कंधों पर डाल दिया, तो नवाब के कंधों पर डाल दिया। नवाब के पास कुछ बचा नहीं था, क्योंकि वो बस न्याय देखते थे, सेना का खर्चा उठाते थे और वसूल को इनकम नहीं थी। इसे आप कह सकते हैं कि किसी काम का न रहा नवाब, क्योंकि पूरा पैसा का अधिकार तो अंग्रेजों के पास था। किसके पास था, अंग्रेजों के पास था। इसके पास बहुत कम पैसे दिया जाता था, किसको, नवाब को। जिससे तो यहीं से बंगाल का शोषण शुरू हो गया। बंगाल का शोषण यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि वसूल करने का, दीवानी वसूल करने का, टैक्स वसूल करने का जो जिम्मेदारी था अंग्रेजों के पास था। इसलिए शोषण जो शुरू हो गया इलाहाबाद की संधि से स्टार्ट होता है। अब बंगाल पर कंपनी ने अधिकार किया। क्या किया, बंगाल पर कंपनी ने अधिकार कर लिया। उसे कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने, नियमन करने के लिए कुछ इंग्लैंड से आएंगे अधिनियम, जिसे एक्ट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उन्हीं अधिनियमों से भारत के संविधान का संवैधानिक विकास होता है। क्या होता है, संविधान का संवैधानिक विकास होता है। देखिए यहाँ पे जो ये सारे अधिनियम आए हैं, जो कंपनी का शासन है 1773 से 1858 तक है, और ताज का शासन या क्राउन का शासन जिसे कहा जाता है 1858 से 1947 तक है। तो दोस्तों ये सारे अधिनियम जो हैं समय समय पर आते रहे हैं कंपनी के द्वारा, कि इसमें जो उपहार लेने के लिए जो ऐसे करप्ट हो जाते थे अधिकारी, उनके शासन व्यवस्था उसको सुधारने के लिए सारे अधिनियम यहाँ पे आते हैं। इसी से हमारा जो संविधान है उसका संवैधानिक विकास होता है। क्या होता है, संवैधानिक विकास होता है। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पे तो 3 प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। दोस्तों अंग्रेजों के 3 मेन प्रेसिडेंसी थी। एक बॉम्बे थी, एक बंगाल थी, एक मद्रास थी। तीनों में एक गवर्नर हुआ करता था।
किसमें किसमें? तो तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक गवर्नर हुआ करता था। मद्रास बम्बई का अलग अलग गवर्नर था, इसका गवर्नर और इसका गवर्नर अलग था, इसका भी गवर्नर अलग था। तीनों के बराबर अधिकार थे, तीनों के जो अधिकार थे वो बराबर थे। अब दोस्तों ये तीनों क्षेत्रों में व्यापार करते थे। यहाँ से व्यापार, मद्रास से व्यापार, तीनों क्षेत्रों में व्यापार किया जाता था। लेकिन बंगाल में सबसे ज्यादा कमाई होती थी। किसमें? तो बंगाल में सबसे ज्यादा कमाई होती थी, यानी सबसे अधिक बंगाल में इनको पैसा मिलता था। पूरे बंगाल पर अधिकार कर लिया था। यहाँ पर एक तरह से क्रीमी लाभ किया जा रहा था। आप इसे देखें, जब बंगाल पर अंग्रेज अधिकार कर लिया तो बहुत बड़ा एरिया था, ये बंगाल जो था बहुत बड़ा एरिया था। यहाँ पर शासन चलाने लगी। बंगाल पर कंट्रोल करने के लिए इंग्लैंड से जो अधिनियम आएंगे, यानी समय समय पे जो यहाँ पर परिवर्तन किए गए वो कंपनी के शासन में उन्होंने ही भारत का में संविधान में महत्वपूर्ण सहायक हुए हैं। जो परिवर्तन किए गए हैं वो संविधान के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। आइए इसे जानते हैं। इसे नाम दे रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। इस चार्ट के माध्यम से काफी कुछ समझ सकते हैं। इसमें पहला रहेगा कंपनी का शासन। इस चार्ट के माध्यम से आप लोग काफी कुछ समझ सकते हैं। और पहला रहेगा कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। फिर रहेगा ताज का शासन जो 1858 से 1947 तक। और इसमें कुछ अधिनियम रहेंगे, कुछ अधिनियम इंपॉर्टेंट रहेंगे जिनके बारे में पढ़ना, और कुछ ये फॉलो चार्ट इस तरीके से बनाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि हम लोग पहला जो अधिनियम है वो कौन सा है। पहला जो अधिनियम है वो कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है ये पहला है। तो दोस्तों ये तीनों जो प्रेसिडेंसियां थी, फिर से देखिए इस चार्ट को। ये तीनों प्रेसिडेंसियां थी। फिर आप लोग जैसे कि हम यहाँ तक बात कर चुके हैं कि बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, यहाँ थोड़ी सी कहानी और आप लोग जान लीजिए। थोड़ी सी कहानी आप लोग जान लीजिए कि अंग्रेजी राज्य की संस्थापक तो बन जाता है लॉर्ड क्लाइव बन जाता है, और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डल जाती है। प्लासी के युद्ध से उसे मजबूती मिलती है, और बक्सर के युद्ध से अब क्या होता है कि दोस्तों ये जो बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया इलाहाबाद संधि 1765 के द्वारा यहाँ पर जो पूरा टैक्स वसूल करने का अधिकार था वो लॉर्ड क्लाइव के हाथ में था, यानी अंग्रेज के हाथ में चला गया। न्याय व्यवस्था किसके हाथ में चला गई? तो वो नवाब के हाथ में चली गई। अब इसी को बंगाल में द्वैध शासन नाम दिया गया। मतलब पूरे बंगाल से जो पैसा वसूल करने का अधिकार था वो किसको मिल गया? तो लॉर्ड क्लाइव को मिल गया, यानी अंग्रेजों को मिल गया। और जो न्याय व्यवस्था चलाने मतलब लड़ाई झगड़ा मामला था वो सॉल्व करने के लिए किसके पास गई? हो गई नवाब के पास में। और पूरे सेना का खर्च जो था वो सब नवाब के पास चली गई। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब को कुछ पैसे देती थी। तो ठीक है, इसे बंगाल में द्वैध शासन कहा जाता है। अब जब बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया तो इससे क्या हुआ? बंगाल का शोषण होने लगा। क्या होने लगा? बंगाल का शोषण होने लगा। यानी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी
थी तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरे बंगाल से, जैसे कि आप सब समझ सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, ये मान के चलिए ये पूरा बंगाल है। क्या है? ये पूरा बंगाल है और इस पूरे बंगाल में टैक्स वसूल करने का जो अधिकार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ टैक्स वसूल करने का ठेका देना शुरू कर दिया, टैक्स वसूलने का ठेका शुरू कर दिया और घोषणा की कि जो हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स लाकर देगा उसका भी कुछ फायदा होगा। उन्होंने 2 उप दीवान भी नियुक्त किए, जैसे बंगाल में अलग दीवान नियुक्त किया और बिहार में अलग दीवान नियुक्त किया और ये काफी पैसे कमाने लगी कंपनी, यानी से बहुत प्रॉफिट हो रहा था बंगाल में। और इतना प्रॉफिट बॉम्बे और मद्रास में नहीं हो रहा था। कहाँ हो रहा था? तो बंगाल में केवल हो रहा था। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो लॉर्ड क्लाइवी अंग्रेजी राज्य की स्थापना की, लॉर्ड क्लाइवी ने बंगाल में द्वैध शासन स्थापित किया। उस समय जब बंगाल पर यह सब किया तब बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है मैंने जो बोला वो नोट कर सकते हैं। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहते हैं, इसीलिए लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग आया सेनापति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ग आया सेनापति कहा जाता है। अब हुआ क्या कि इन तीनों प्रेसिडेंसियां में सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो कहाँ हो रहा था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में हो रहा था। अब क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था वो मद्रास बॉम्बे का गवर्नर था। इन तीनों गवर्नर में से सबसे ज्यादा इनकम बंगाल के गवर्नर का हो रहा था, इसीलिए ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे किस गवर्नर को? बंगाल के गवर्नर को। अंग्रेजी कंपनी का शासन जो है पूरे बंगाल पर शुरू हो गया और उन्होंने यहाँ पर पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया। तो उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए मतलब इन्हीं को नियमन करने के लिए इंग्लैंड से समय समय पर नियम भेजे गए। टाइम टू टाइम इंग्लैंड से कुछ अधिनियम भेजे गए जिनके द्वारा कुछ परिवर्तन कंपनी में किए गए कि किस तरीके से अपना शासन चलाएं, क्या अपने शासन में क्या परिवर्तन करें। उन्हीं अधिनियमों को कहते हैं भारत का संवैधानिक विकास में पढ़ते हैं। कंपनी को कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या हुआ? 1773 भारत के संवैधानिक विकास की पहली सीढ़ी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनी। तो पहली सीढ़ी भारतीय संविधान की संवैधानिक विकास की कौन सी बनी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो दोस्तों देखते हैं आगे, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। यानी तीनों जगह पर अलग अलग गवर्नर थे और बंगाल में अलग, मद्रास में अलग, बॉम्बे में अलग था। लेकिन सबसे अधिक पैसा कहाँ पे कमा रही थी कंपनी? वो थी बंगाल में सबसे ज्यादा कमा रही थी। और कंपनी बंगाल में सबसे पहले उसने राज्य की स्थापना की। कहाँ की? तो बंगाल में की, क्योंकि बंगाल सबसे धनी सूबा था। इसकी संपन्नता के कारण भारत का स्वर्ग कहा जाता है। चाहो तो आपने सुना ही होगा कि भारत सोने की चिड़िया था। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर के अधीन बाकी प्रेसिडेंसी के गवर्नर को कर दिया गया। और तीनों गवर्नरों में से पावरफुल जो था वो बंगाल के गवर्नर था और उसकी अब उसको अब कहने जाने लगा गवर्नर के
अलावा गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग। कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया, यानी अब इसका ऑर्डर ही दोनों गवर्नर मानेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल के। पहले ये दोनों बराबर के अधिकार रखते थे, लेकिन जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ उसके बाद ये दोनों जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, वो किसके अधीन आ गए? वो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। तो तीनों, लेकिन अब जो है इसका अधिकार बढ़ गए थे। जो है पहला स्टेप बना, इसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहीं से भारत का संवैधानिक विकास शुरू होता है। और पहले आपको बड़ी कहानी सुनाया कि भारत में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही और कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसी इसकी जरूरत पड़ी। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के थ्योरी के बारे में, कुछ इससे प्रमुख तथ्य के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, सी यू।